और आज हम बात करने वाले हैं BRL 1 यानी कि ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग के क्वेश्चन पेपर 2017 के बारे में। ये जो BRL 1 का एग्ज़ाम है इसमें आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को, और आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पे एक दूसरा नोट मिसिंग है शायद। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स या फिर ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, राइट। तो आपको कोई 8 में से 5 ही सवाल करने हैं, सारे के सारे सवाल नहीं करने। ओके, चलिए। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के अंदर रिटेलिंग की ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला है, हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है पहले से, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जो घरेलू सकल उत्पाद है, मतलब GNP, ये बहुत ही ट्रमेंडस इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है। तो जब हमारे पास इनकम बढ़ती है हम लोगों की, लो जो पर कैपिटा इनकम है, सॉरी, जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, हम लोग उसे कंज्यूम करेंगे। पैसे कमाने के बाद सिर्फ जेब में थोड़ी रखते हैं, खर्च भी कर कर आते हैं, मार्केट में लेकर जाते हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे और अगर जमा भी कर रहे हैं तो बैंकों में जमा करेंगे। ये बैंक बाद में सिक्योरिटीज़ यानी कि दूसरे कंपनीज के शेयर खरीदेंगे, डिबेंचर्स खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, जिससे आपको क्या कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अपना जो ये पैसा है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास चला गया, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ा, और फिर इवेंचुअली आप उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करते हो। कुल मिला के जो मोबिलिटी है वो होती है मनी की, मतलब पैसा जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो सर्कुलेट होगा। तो पहला पॉइंट ये है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। दूसरा है डेमोग्राफिकल चेंज। इंडिया के अंदर हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, ठीक है। वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो भी बदल जाती है। इंडिया इज़ हैविंग ह्यूज यंग एज वर्किंग पॉपुलेशन विच इज़ जनरेटिंग ह्यूज इनकम एंड सेविंग एंड हाई सेविंग्स। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री, यंग एज ग्रुप, इनकम, सेविंग आर की फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ। तो ये डेमोग्राफिकल चेंजेस हैं, सॉरी मैंने कल्चरल चेंजेस के बारे में भी बताया, हाँ उससे भी फ़र्क पड़ता है, राइट राइट। चलिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड। गाइज, आप लोगों की क्या राय है बताइए, पिछले कुछ सालों में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है? मुझे याद है कि आपका नहीं हुआ। पहले मुझे याद है बचपन में मैं, हमारे पास जो टेलीविज़न है हम ज़मीन पर बैठकर देखा करते थे, बड़ी एकदम मस्ती के साथ आराम से। और अभी लाइक इट्स नॉट अ गुड सेंस ऑफ वॉचिंग TV और सिटिंग समवेयर, राइट। तो वहाँ से काफ़ी अभी मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड जो है रेज़ हुआ है। हाँ, अभी जो कार है, कार कल्चर कॉमन हो गया। हर व्यक्ति, आप देखोगे हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास, है ना, हर चौथे पांचवें व्यक्ति के पास आप कार देखने को मिलेगी, राइट। लोग जा रहे हैं, यस, पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है। यस, वो कल्चरल चेंज में आता। यस, तो ये न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या होता है कि मतलब माता पिता और बच्चे, अभी सिर्फ ये वाला कल्चर ज़्यादा चल रहा है। पहले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये कल्चरल चेंज में आएगा, कल्चरल चेंज में आएगा, हाँ, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ न्यू कल्चरल एक्टिविटीज़। ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है, प्रीवियसली जो कंजम्पशन पैटर्न था उसके हिसाब से भी हम लोग अभी दूसरे तरीके से कंजम्पशन करते हैं। पहले आप कभी ऑनलाइन कुछ सामान ख़रीदना पसंद करते थे, या कभी ऑनलाइन किसी सब्सक्रिप्शन को लेना आपको पसंद था, किसी ऐप को ख़रीदना, उसमें पैसे देकर उसे यूज़ करना? यस, मुझे लगता है कि ये सबसे वाहियात, हाँ, और हमें डर भी लगता था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह को लेकर, राइट, है ना।
तो और पहले, हाँ, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये थी, राइट। राइट। यस। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद दिस। सो प्रीवियसली और जो अभी है, इसमें कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कस्टमर क्रेडिट। अगर अभी जो कस्टमर को हम लोग पैसा देते हैं ना, मतलब उधार देना, अभी पहले क्या होता था कि आपको कुछ सामान ख़रीदना है तो आपको उधार नहीं मिलता था, राइट, क्लियर। अभी आप जाओ, आपको कुछ भी ख़रीदना है, जस्ट पे 1 रुपी, बाय दैट, पे नाउ बाय, सॉरी, बाय नाउ पे लेटर, है ना, BNPL बहुत चल रहा है, बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदो बाद में पैसा देते रहना। और इसके ऊपर क्रेडिट चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं, इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं और जो ये क्रेडिट कंपनीज़ हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई और कह रही हैं कि देखो ऐसा है, मेरा क्रेडिट दिलवा लो और ये हमारा प्रोडक्ट बिकवा दो, बीच में जो मार्जिन आएगा आपस में शेयर कर लेंगे, राइट, इसका जो बेनिफिट होगा उसका जो बेनिफिट होगा। इस तरह से एडिशनल जो सेल है वो इस क्रेडिट वाले सिनेरियो से आ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कस्टमर क्रेडिट, इट इज़ राइटली सेड दैट द सेल्स जनरेटेड ऑन क्रेडिट आर मोर एज कम्पेयर टू द कैश सेल्स। लोगों को अगर कैश में कोई सामान खरीदना हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पहले जो भारतीय हुआ करते थे वो सामान सिर्फ और सिर्फ नकदी में ख़रीदा करते थे। उधार कोई ख़रीदता था, ज़मीर पे बात आ जाती थी कि मैं ख़रीदूँगा ही नहीं उधार, उधार मतलब पाप, लेते ही नहीं थे लोग। अभी कंपनियों ने, क्योंकि इंडियंस गाइस, दे डोंट टेक एनीथिंग ऑन क्रेडिट, उधार तो लेते ही नहीं जब तक बहुत मजबूरी ना आ जाए, राइट। तो अभी क्या है, अब इन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं लेंगे ये, है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उधार सबसे ज़्यादा लिया जाता है, प्रचलन में रहता है। वहाँ पे एक एक स्टूडेंट जो है वो कर्जे में है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लो कॉस्ट क्रेडिट अवेलेबल हो गया है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। आगे हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप देखोगे, मेट्रो रेल बन गए हैं, बांद्रा से वर्ली के लिए सी लिंक एक बन गया है, राइट, कंट्री के अंदर ही, ओके। या और भी जो बाकी स्टोरेज हाउसेज हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। और हाँ, FDI इस बीच एंटर हुआ है मार्केट के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये एक अच्छा खासा बूस्ट देती है इन टर्म्स ऑफ, इन फाइनेंशियल टर्म्स। आगे बहुत सारे जो फिनेंसिंग सोर्सेज हैं वो आ चुके हैं हमारे पास, राइट, क्लियर। एनी इकोनॉमी गेट्स फिनेंस फ्रॉम टू रूट्स, इधर इन द फॉर्म ऑफ FDI और as FII, foreign institutional investment. Now both the ways are open for retail sector. Previously, so as to protect the small kirana stores, FDI जो था वो डिफ़िकल्ट था, पर धीरे धीरे से इंट्रोड्यूस किया गया, ऐड किया गया। और आज देखो किराना स्टोर्स का कैसा है कि 1000 लोगों के ऊपर 11 किराना स्टोर्स हैं आज इंडिया के अंदर। 1000 लोगों के ऊपर 11 किराना स्टोर्स हैं, right. So it is about, for every 10% there is a one kirana store, so sorry, for every 100% there is a kirana store, okay. तो अभी इन सबको अगर ऑब्सलीट कर दिया या ख़त्म कर दिया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना हो, तो इसके लिए उसको प्रिवेंट किया गया था, अभी अलाउ किया जा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपको ये बताते हैं, ये इंटेंड करते हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो रिटेल है वो ग्रो हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा? यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, स्टेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन शॉपिंग बिहेवियर। 3 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, दूसरा है सिचुएशनल वेरिएबल, लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन शॉपिंग बिहेवियर, एंड द थर्ड इज गाइस व्हाट
फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये तीनों में से एक सवाल पक्का आता है अगर चैप्टर 2 का कोई सवाल आएगा तो, ठीक है। ये 3 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 तो यही पूछ लिए, 5-5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और इसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है किसी भी एक सवाल को। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसा वेरियस स्टेजेस कौन से हैं जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। पहला है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना होगा तो सबसे पहले आपको ज़रूरत महसूस होगी। मेरा एक दोस्त है जो कहाँ रहता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अंडमान निकोबार इंटरव्यू आइलैंड पर रहता है वो, और बहुत ही दूर रहता है। मैं उसके पास गया और मैंने उससे बात करी, बोल रहे किशन भाई, मैंने कहा हाँ, कह रहे मुझे आपसे डेली बात करनी। मैंने कहा कैसे, अब तो पॉसिबल हो गया क्योंकि थोड़ा ऐसे नेटवर्क वगैरह लगा दिया है जियो ने, और सरकार भी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जो कनेक्शन है वो टेलीफोन कनेक्शन अब दे दे, तो फिर बात करनी है। मैंने कहा ठीक है बात कर लेंगे। पहले ये मुझे चिट्ठियाँ लिखा करता था, खत, कि आज यहाँ पे बारिश हुई, ऐसा रहा वैसा रहा, जो भी है, ठीक है, तो बढ़िया पहले बातचीत होती है। अभी इसने कहा कि भाई डेली बात करनी है, मतलब ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा, बता दूंगा क्या ही बात है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ज़रूरत महसूस हुई। अब कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि हमें ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, राइट। नीड रिकग्निशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत है। दूसरा है, जिस प्रोडक्ट को खरीदने की ज़रूरत है हम उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे कि वो कहाँ मिलेगा, कैसा होता है, मेरी नीड सेटिस्फाई होगी भी कि नहीं होगी। सो चेक करेंगे जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर कि ये जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाएगा ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द नीड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी सेटिस्फाइड विद द ओल्ड स्कूल मोबाइल फ़ोन एंड अ स्मार्टफोन। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, कौन कौन से, या तो वो पुराना बटन वाला मोबाइल फ़ोन खरीद ले या तो वो कोई स्मार्टफोन खरीद ले, ठीक है, क्लियर, डिजिटल स्क्रीन वाला। तो अब ये 2 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जब उसने ढूंढी तो ये पता लगा कि या तो मुझसे कैसे बात कर सकता है, डब्बे वाले मोबाइल फ़ोन से या फिर टच वाले मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। आगे अब उसने देखा कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे वेरियस ऑफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर वो इवेल्युएट करेगा, उसके पास पैसा कितना है, ज़रूरत कैसी है, कितना काम कर पाएगा उन मोबाइल डिवाइसेस के साथ मेरे साथ, तो इवेल्युएट करेगा उन सभी फैक्टर्स को। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, द कंज्यूमर नाउ इवेल्युएट ऑल प्रोडक्ट एंड brands which satisfy his needs, right. So smartphones are expensive but they satisfy various needs, okay, clear, while जो ओल्ड स्कूल फ़ोन्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, राइट, ओके। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, हम्म, नहीं, वो ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ध्यान से देखो। इसका उसमें लिख सकते हो लेकिन उसका इसमें नहीं लिख सकते, समझो। वो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपने कंज्यूमर का एग्जांपल देके चलो मान लेते हैं समझा ही दिया होगा, राइट। उसमें भी सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन होती है ना, ये रही प्रॉब्लम, फिर आपने अल्टरनेटिव इवेल्युएट किए, फाइंड किए ना, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन में क्या आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो ना कि किन किन तरीक़ों से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और फिर इनको इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट करने के बाद आप परचेज डिसीजन बना लोगे। यही तो 4 स्टेप वहाँ पे भी लिखे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि आप इवेल्युएट करोगे कि आपने डिसीजन सही बनाया या नहीं, राइट। ये वहाँ लिख सकते हो लेकिन वो वाला यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको कंज्यूमर वाला कंज्यूमर के हिसाब से लिखना है। जब भी कंज्यूमर वर्ड आए तब आपको कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में 5 स्टेप होता है ये, यस इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप इज़, पहले हमें नीड रिकग्नाइज होगी, इस नीड को पूरा करने के लिए हम ढूंढेंगे कैसे कैसे ज़रूरत पूरी की जा सकती है, अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन और सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। बात सेम लग रही है आप लोगों को, बात सेम ही है, पर वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, यहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है। प्रोसेस तो सेम है पर यहाँ कंज्यूमर के
फोकस में हमें ये आंसर लिखना है, वहाँ हमें जनरल वे में आंसर लिखना है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम कंज्यूमर को है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम कैसी भी किसी को भी किसी भी कंडीशन में आ सकती है। नेक्स्ट इज, हमें ज़रूरत महसूस हुई, हमने इन्फॉर्मेशन ढूंढा, उसको इवेल्युएट किया कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी ज़रूरत है, कब लेना है, ये सारे अल्टरनेटिव्स के ऊपर इवेल्युएट करूँगा कि मेरे पास तो 2,000 रुपये हैं और मुझे मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदना है और मुझे जल्दी ख़रीदना है, तो क्या मैं कोई टच मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकता हूँ? और मुझे सिर्फ बात ही करनी है, बटन वाला सही रहेगा? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, बात करनी है तो सिर्फ बटन वाला सही रहेगा, क्योंकि मुझे और कुछ चलाना भी नहीं है, मुझे तो बस बात करनी है। तो एक तो सस्ता होगा और मेरी नीड सेटिस्फाई कर देगा, तो मैं बहुत सारे जो मेरे फैक्टर्स थे उनके ऊपर इवेल्युएट करूँगा कि यार ये वाला मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया है, तो मैं नोकिया का ओल्ड स्कूल मोबाइल फ़ोन ख़रीद लूँगा। इज़ इट? चलिए, इसके बाद जब मैं बात करूँगा अपने मित्र से जो कि काफ़ी दूर रहता है मुझसे, तो फिर मुझे पता लगेगा कि अगर मेरी बात सही से हो गई, मेरा कॉल लगा और उसने कॉल उठाया और अच्छे से हमने बात कर ली, तब तो मेरा परचेज डिसीजन रहेगा सेटिस्फाइड। क्या रहेगा? सेटिस्फाइड। वरना मैं कैसा हो जाऊंगा? अनसेटिस्फाइड। अगर जो प्रोडक्ट है उसने मेरी नीड को पूरा नहीं किया तो मैं अनसेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और अनसेटिस्फाइड होगा तो क्या होगा? एक नई नीड जनरेट होगी। हो सकता है कि मेरा नेटवर्क ना लग रहा हो सकता है कि बैटरी तुरंत ख़त्म हो जा रही हो, तो मेरी नई नीड क्या होगी? बढ़िया बैटरी वाला मोबाइल फ़ोन। अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, पर आप क्या खरीदते हो? बढ़िया कैमरे वाला, बढ़िया बैटरी वाला, राइट, बढ़िया प्रोसेसर वाला। तो आपकी जो नीड है वो है रीपरचेज की। आप इस बार नई नीड के साथ सेम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो। ओके, क्लियर? तो ये 5 स्टेप हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। पहला है नीड रिकग्नाइज होगी, फिर उस नीड को पूरा करने के लिए आप जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे, सर्च ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद आप जितने भी आपने सर्च किए होंगे उनको अपने अल्टरनेटिव्स के ऊपर इवेल्युएट करेंगे, मतलब जितने भी अल्टरनेटिव्स मिले होंगे आपको, जितने भी टाइप के मोबाइल फ़ोन मिले होंगे, आप देखेंगे कि मेरे पे बेस्ट सुटेबल कौन सा है, मेरे बजट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मेरी लोकेशन के हिसाब से, या फिर मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है। तो आप इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को। इसके बाद परचेज डिसीजन बना लेंगे कि मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना। फिर आप देखेंगे पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद मज़ा आया कि नहीं आया, राइट। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। देखो, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि मुझे कभी कभी अचानक से सामान खरीदना पड़ जाए, या फिर किसी कंडीशन के अंदर मैं किसी प्रोडक्ट को ना खरीद पाऊँ, तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो मेरे परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। जब कंडीशन ही ऐसी हो गई, मैं गया शॉप पे कुछ सामान खरीदने, उसने बोला सर अगर मैंने 450 रुपये का सामान खरीद लिया, मेरे पास पैसे हैं भी, उसने कहा सर अगर आप 50 रुपये का सामान और ख़रीद लेते हो ना तो आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, सॉरी 20% डिस्काउंट, यानी कि सर 100 रुपये का, और आपको सारा प्रोडक्ट 400 रुपये में मिल जाएगा। मैंने कहा ये भी अच्छा है। तो इस सिचुएशनल वेरिएबल की वजह से ये जो टेम्परेरी सेटिंग बनी है जो ऑफर वाली है, क्या मैं अपना बाइंग बिहेवियर चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा? 50 का सामान और खरीद लूंगा, यस और नो? अरे भाई, किसको 100 रुपये बुरे लगेंगे? 50 देकर 100 मिलेगा तो बुरे लगेंगे क्या? है ना? चलिए ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं जो हमारे शॉपिंग बिहेवियर को क्या कर देते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? फिर 4 टाइप के: फिजिकल सेटिंग, सोशल सेटिंग, टेम्पोरल सेटिंग, टास्क डेफिनेशन। फिजिकल सेटिंग का मतलब है कि मेरी एज फैक्टर क्या है। अब ये फिजिकल सेटिंग किस पे डिपेंड करेगी? मेरी एज फैक्टर। अगर मैं 70 ईयर्स का हूँ, 65 ईयर्स का हूँ, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता ना सामान खरीदने के लिए। कोई मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना भी मेरे लिए बेवकूफ़ी की बात होगी। हो सकता है बहुत इमरजेंसी में दवाई चाहिए हो, मैं नियर बाय सामान देखूंगा। जब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नियर बाय देख रहे हैं, कभी कभी मुझे ज़्यादा प्रेस्टीज वाली बात होगी तो मैं ज़्यादा दूर भी चला जाऊँगा। तो फिजिकल सेटिंग क्या है? डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि लोकेशन कहाँ पर स्टोर की, और जो सेटिंग्स हैं फिजिकल सेटिंग्स उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सोशल सेटिंग गाइस, सोशल सेटिंग का मतलब मेरे साथ और कौन सामान खरीदने जा रहा है। बाइंग विद फैमिली, फ्रेंड्स और अ पर्टिकुलर ग्रुप। क्या आपको अगर आपकी सोसाइटी में एक पुतला लगवाना हो, पुतला यानी कि कोई मूर्ति लगवानी हो, राइट, झूला लगवाना हो, तो क्या आप अपनी मर्जी से लगवा देंगे सोसाइटी के जो गार्डन है उसमें? यस, क्या बोलते हो? पार्क में लगवा दोगे झूला अपनी मर्जी से? पैसा आपका है।
विद्यार्थियों, क्यों भाई, पैसा तो दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपको सोसाइटी में ना, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे एक पार्क है अमन, और आपको उस पार्क के अंदर झूले लगवाने हैं, क्या हम लगवा सकते हैं? क्यों भाई, पैसा तो दे रहा हूँ मैं। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे सोशल सेटिंग आएगा। जब तक सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो डिसीजन लिया नहीं जाएगा। जैसे आपके घर में जब कोई दीवारों पर पेंट कराया जाता है तो पिताजी आपसे पूछते होंगे बेटा कौन से रंग का करवाया जाए, क्योंकि वो सोशल सेटिंग है। वो जो बाइंग बिहेवियर है वो आपकी इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या कहा, राइट है ना। आपने 10th पास किया और आपको बाइसिकल दिलानी है तो कौन सी वाली पसंद करोगे? पिताजी पैसे वही वाले शॉपकीपर को देंगे। समझ में आ रहा है ये? तो ये सोशल सेटिंग है जिसमें हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पर्टिकुलर ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, इन सब के रेफरेंस में आके, इन सब से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन लें, तब ये क्या हो जाएंगी? सोशल सेटिंग्स। फिर आती है टेम्पोरल सेटिंग। कोई टेम्परेरी सिचुएशन ऐसी आ गई कि पता लगा कल तो बर्थडे है ही यार, और आज मार्केट आए हुए हैं तो चलो खरीद ही लेते हैं कोई सामान किसी और के लिए। गिफ्ट आइटम, डिलीवरी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट द प्लेस, ये सब क्या है? तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए चाहिए होता है, आज चाहिए बस, दोबारा कभी खरीदूंगा ही नहीं। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में किराए के लिए आपने ऑटो रोका है, तो टेम्पोरल सेटिंग है ना भाई। तुम नहीं जाओगे तो कोई और आ जाएगा, टैक्सी बुला लेता हूँ, ओला बुला लूँगा, राइट, यस। टेम्पोरल सेटिंग है ना कि आप कैसा बिहेवियर शो करेंगे। आप टैक्सी से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई गरीब रिक्शा वाला एकदम परेशान सा दिखा हो और वो धूप में से खड़ा हुआ है चिलचिलाती धूप में, और आपको जाना ही है, वहीं जाना है जहाँ वो जा रहा है, पर आपको जल्दी जाना था, लेकिन फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार को आप चले जाओगे ना रिक्शे वाले के पास कि चलो भैया मैं बैठ गया, राइट है ना। तो ये टेम्पोरल सेटिंग, मतलब ऐसा करके अच्छा भी लगेगा। नाउ टास्क डेफिनेशन, आप ये किसके लिए कर रहे हो? जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जो भी परचेज बिहेवियर आप शो कर रहे हो, उसका कितना वैल्यू है किसी काम के लिए। मान लेते हैं कि आपके घर कोई कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं। कल को मान लेते हैं कि श्री मतलब कोई भी व्यक्ति जो जिसको आप बहुत मानते हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। वो आपके घर आए हुए हैं और आपके पास बिस्किट नहीं है, तो तुरंत जाओगे ना खरीदने, बिस्किट से पानी पिलाएंगे, है ना, राइट, यस और नो। उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये टास्क डेफिनेशन, दीज आर सिचुएशनल वेरिएबल्स, जिनकी वजह से हम अपना शॉपिंग बिहेवियर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, या फिर हमारा शॉपिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, बदल जाता है इनकी वजह से। सो सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस आर टेम्परेरी कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ बायर बिहेव, वेदर दे एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट, बाय एडिशनल प्रोडक्ट, और बाय नथिंग एट ऑल फॉर यू, फ्रॉम यू। हो सकता है कि वो आपसे सब कुछ खरीद लें, कुछ ना खरीदें, थोड़ा बहुत कुछ खरीदें, या फिर उनका मन ही बदल जाए कि खरीदना ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। सो दे इंक्लूड थिंग्स लाइक फिजिकल, सोशल, टाइम एंड अदर रीजन्स फॉर बायर्स परचेज एंड बायर्स मूड। सवाल संख्या 3 आपसे पूछा गया, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स विद एग्जाम्पल। सो गाइज ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 3 टाइप के रिटेल फॉर्मेट होते हैं। कौन कौन से, मैं आप सब लोगों से जानना चाहूँगा। यस, फटाफट कमेंट में लिखना शुरू कीजिए। यस, यस, बताओ भाई। यस, ओनरशिप, स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स, अरे वाह, ये तो तुम लोगों को आता है यार, बहुत बढ़िया। नॉन स्टोर रिटेलिंग, राइट। सो ये 3 टाइप की अपने पास रिटेलिंग है। कौन कौन सी भैया? आपने बताया ओनरशिप, स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स, नॉन स्टोर रिटेलिंग। ये 3 टाइप के वेरियस फॉर्मेट्स हैं, और इनके अंदर ही सारे के सारे जो सब कैटेगरीज हैं वो इनके अंडर ही आते हैं। ओके, चलिए, तो ओनरशिप के अंदर कौन कौन आएगा भैया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर, लोकल किराना शॉप। खुद ही दुकान चलाएगा और खुद ही सब कुछ मैनेज करेगा, बाइंग भी यही करेगा, सेलिंग भी यही करेगा, मैनेजमेंट भी इसके पास होगा, स्टोर डिज़ाइन भी यही होगा। मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट,
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ऐसा रिटेलर, ये एक सिंगल रिटेल यूनिट रन करता है. मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट रिटेलर्स फेल बिकॉज ऑफ ईज ऑफ एंट्री, पुअर मैनेजमेंट स्किल्स एंड इनएडिक्वेट रिसोर्सेज. कभी कभी क्या होता है, इनके पास कोई प्रोडक्ट जिससे ये सोर्स कर रहे होते हैं वो पैसा बढ़ा देता है, तो किसी और से खरीदने जाते हैं तो वो इनको सेम प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का चिपका देता है, और फिर ये वही ब्रांड आपको चिपकाने की कोशिश करते हैं. कुल मिला के इनएडिक्वेट रिसोर्सेज या फिर पुअर मैनेजमेंट स्किल्स इनको जो है ले डूबती हैं, क्योंकि आप कस्टमर की जो नीड वांट डिमांड है उसके हिसाब से एक सफिशिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. तो एक सफिशिएंट सप्लाई में, क्योंकि स्किल्स जो रिक्वायर्ड रहती हैं बहुत सारी रहती हैं, और एक सिंगल रिटेलर के पास सारे के सारे फंक्शंस कर पाना, इट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू. सो दे आर द इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. इसके बाद है चेन रिटेलर्स. ऐसे रिटेल ओनर्स जो एक ही बार में बहुत सारे मल्टीपल स्टोर आउटलेट्स को ओन करते हों, उनको रन करते हों और उनको ऑपरेट करते हों. राइट, परचेजिंग से लेकर डिसीजन मेकिंग तक सब के सारे जो रिटेल स्टोर हैं उनको एक सेंट्रलाइज चैनल के अंदर मैनेज किया जाता है. मतलब सबका मालिक एक और सारे स्टोर बहुत सारे. ओके, जैसे इजी डे रिटेल चेन, बाटा स्टोर रिटेल चेन. गाइज, ये बाटा स्टोर सब जगह एक ही जैसे होंगे, लेकिन अगर मुझे कोई शू खरीदना है तो सभी बाटा स्टोर में वाला पर्टिकुलर शू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस. एक बाटा स्टोर अगर सेल कर रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली की दूसरी लोकेशन पे वो प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाटा स्टोर वाला? राइट. सो दे आर द चेन स्टोर्स. सॉरी, ज्वेलरी शॉप्स भी आते हैं इसके अंदर, जैसे कल्याण ज्वेलर्स. शॉपर स्टॉप भी आएगा इसके अंदर. शॉपर स्टॉप ना चेन स्टोर में नहीं आएगा यार विशु, वो एक स्पेशलिटी स्टोर है. राइट, स्पेशलिटी स्टोर है. मतलब आएगा तो वो स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स के अंदर ही, पर वो आएगा स्पेशलिटी स्टोर फॉर्मेट के अंदर. हाँ, अभी मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ. तो चेन स्टोर्स आप लोगों को समझ में आ गया? यस एवरीवन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड द रिटेल फ्रेंचाइजी, जो पहले से ही मान लेते हैं कि रिटेलर जो है अपना बिजनेस चला रहा है. राइट. कैंटिकी फ्राइड चिकन्स, यही नाम है ना? हाँ. तो KFC पहली बार जब उन्होंने अपना स्टोर खोला होगा तो उनके बहुत सारे रिटेल स्टोर तो होंगे नहीं, तो उन्होंने एक पहला रिटेल स्टोर चलाया, खूब चल रहा है. अब किसी और ने देखा देखी उनके जैसा ही चिकन बनाना शुरू किया और उन्होंने भी बेचना शुरू किया, लेकिन उसका उतना बिक ही नहीं था. उसने कहा ठीक है भाई, आप अपना नाम मुझे दे दो, क्या मैं आपका नाम यूज़ कर लूँ? इन्होंने कहा नाम तो यूज़ कर लो, लेकिन मुझे चाहिए पैसा इसके बदले, है ना? हम कर लेते हैं एग्रीमेंट कि आप मेरा नाम यूज़ कर लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, आप भी हमारी तरह बेचो, लेकिन कुछ प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना पड़ेगा. कुल मिला के ये दोनों के दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, और जिसके पास ये बिजनेस ओनर जो पहले से चला रहा होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेंचाइजर, और जो रेंट पे लेगा या फिर जो एग्रीमेंट करने के लिए आया होगा कि सर मुझे भी चलाना है, वो होगा फ्रेंचाइजी. अब ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो रहा है, ये बिजनेस को या फिर फ्रेंचाइजी को कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है. राइट, इन अ गिवन पैटर्न, जो भी अरेंजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा उसके हिसाब से. KFC, मैकडोनल्ड्स, शॉपर स्टॉप, इन सब की फ्रेंचाइजी आप लोगों को मिल जाती है, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं. राइट. यस. नाउ नेक्स्ट इज स्टोर बेस्ड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर. गाइज, अपना बाजार, होस्टिंगर, सहकारी भंडार, ये क्या है? कोऑपरेटिव स्टोर्स. कोऑपरेटिव स्टोर्स वो होते हैं जो कस्टमर मेंबर द्वारा ही रन किए जा रहे हैं. अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है, हल्का हल्का सा. यस 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 यस, इनके पास दुकानें होंगी. पहले वाले के पास क्या थी? दुकानें थी, लेकिन अपनी. इनके पास क्या है? दुकान. इनके पास दुकानें तो हैं, लेकिन कूटनीति के साथ, स्ट्रैटेजी बेस्ड नहीं है. रिटेल यस यस, रिटेल स्टोर स्ट्रैटेजी. यस. कोऑपरेटिव भी ओनरशिप में आ रहा है क्या?
नहीं ऐसा होना तो इनके पास दुकान होती है। अच्छा चलो ठीक है, मालिक, हाँ इसमें मालिक जो है एक ही व्यक्ति रहेगा। सुनो सुनो यार, हाइपर मार्केट की बात कर लेंगे, एक दूसरा एग्जांपल दे देंगे, है ना। हाइपर मार्केट, कन्वीनियंस स्टोर, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट ले लो, हाइपर मार्केट ले लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिख देंगे आप लोग हाइपर मार्केट सुपर मार्केट के ऊपर। सुनो, फैक्ट्री आउटलेट भी इसी में आएगा, यस फैक्ट्री आउटलेट। और बताओ स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स वाले दो चार नाम बता दो। फैक्ट्री आउटलेट, यस फटाफट। यस कैटेगराइज करना ज़रूरी है संतोष। यस और बोलो भाई बोलो। डिस्काउंट स्टोर, यस, अरे वाह। डिपार्टमेंटल शोरूम, तो शोरूम, शोरूम नहीं होगा, शोरूम वही, शोरूम क्या ही होता है कि एक इनमें से किसी एक ऐसी इसमें से किसी एक फॉर्मेट को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्होंने, डिपार्टमेंटल स्टोर, यस ठीक है। देख लो इतना सारा तो हमारे पास स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स का रिटेल स्टोर आ गया। अभी भी बहुत सारे नंबर ऑफ स्टोर्स इसके अंदर आ सकते हैं। यस हाइपर मार्केट भी ऐड करेंगे। सुपर मार्केट जो है वो छोटा बच्चा है और हाइपर मार्केट जो है वो इसका मतलब बड़ा वर्जन है, ऐसा समझ लो। हाँ इन दोनों को मिला के हाइपर मार्केट बनता है, यस यस। जैसे कि जैसे आप समझ लीजिए डीएलएफ, सॉरी डीएलएफ स्टोर, मैंने क्या बोल दिया, डी मार्ट, माफ़ी चाहता हूँ, डी मार्ट एक हाइपर मार्केट है, राइट, यस। तो ये तो हाइपर मार्केट है ना, मॉल थोड़ी है ये, एक फॉर्मेट है सिंगल, ये अपना खुद का रन करता है सब कुछ, है ना। हाँ ऑलमोस्ट, यस। बिग बाज़ार की बात कर लो, लो भाई बिग बाज़ार, बिग बाज़ार तो बंद हो गया अब, लेकिन फिर भी, है ना, बिग, नहीं एक्चुअली ना बिग बाज़ार के बहुत सारे स्टोर्स हाइपर मार्केट में भी हैं, हाइपर मार्केट फॉर्मेट में भी रन होते हैं, ठीक है, यस। चलिए थोड़ा कम डिस्कशन करते हैं, सब हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, हल्की हल्के समय की कमी है, तो हम लोग आगे बढ़ें। तो स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स के अंदर बात कर लेते हैं, रिटेल स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स बेस्ड रिटेल स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर, ऐसे स्टोर जो बहुत ही रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास खुले रहते हैं, 24/7 काम करते हैं और लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब थोड़े बहुत प्रोडक्ट मिलेंगे इन लोगों के पास। और हाँ यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, कैंडी, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट, ये सब क्या लिखा हुआ है भाई, ये सब अब नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए। खैर, न्यूज़पेपर, मैगजीन अलॉन्ग विद द सिलेक्शन ऑफ द फूड, सम ग्रॉसरीज, कन्वीनियंस स्टोर्स इज टिपिकली अ वेल लोकेटेड फूड ओरिएंटेड रिटेलर। बेसिकली ये लॉन्ग आवर्स के लिए ओपन करते हैं और मॉडरेट नंबर ऑफ आइटम्स रन कर रहे होते हैं, जैसे 24/7 7-Eleven, है ना, यस 7-Eleven अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन मुंबई में स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ ही सालों में, 1-2 साल में हो जाएगा, यस। आगे बात कर लेते हैं कन्वेंशनल सुपरमार्केट की। कन्वेंशनल सुपरमार्केट का मतलब है ये एक सेल्फ सर्विस ऑपरेशन स्टोर होता है, जहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिना कंसल्टेंसी के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अपने बैग में रखते हैं और लेकर चले जाते हैं। इसमें बिग बाज़ार जैसे स्टोर्स की बात आ जाएगी, ठीक है, राइट, यस। सो कन्वेंशनल सुपरमार्केट इज अ डिपार्टमेंटलाइज्ड फूड स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। ये जनरल मर्चेंडाइज का लिमिटेड स्टॉक भी रखते हैं, जनरल मर्चेंडाइज का, जैसे टूथब्रश हो गया, ठीक है, और क्या क्या खरीदते हो आप लोग डेली में, क्या क्या खरीदते, बस टूथब्रश थोड़ी खरीदते हो, थोड़ी स्टेशनरी हो गई, है ना, टेप हो गया, हल्का सा कुछ ऐसे प्लास्टिक बैग वगैरह हो गया, कुछ भी, तो इस तरीके का। तो जो जनरल मर्चेंडाइज है उसका भी छोटा सा लिमिटेड स्टॉक इन लोगों के पास रहता है। कन्वेंशनल सुपरमार्केट की बात करें,
और भी फॉर्मेट हैं। फैक्ट्री आउटलेट की बात की जाए तो फैक्ट्री आउटलेट ऐसे स्टोर होते हैं जिसमें जो है सेकेंड लाइन मर्चेंडाइज बेची जाती है। मतलब मर्चेंडाइज तो फर्स्ट क्वालिटी की होती है, लेकिन सेकेंड लाइन यानी कि कस्टमर के वापस करने के बाद या फिर कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी हो, तब वो उसी कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट में मिलता है। अगर आप मान लेते हैं मेरे साथ अगर ऐसा हो, मुझे मुझे क्या करना है, पूमा के शूज़ तो ख़रीदने हैं, लेकिन पूरे पैसे नहीं देने। मेरे को सस्ते में पूमा जैसी क्वालिटी का शूज़ ख़रीदना है और पूमा का ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेन स्टोर से नहीं ख़रीद कर मैं फैक्ट्री आउटलेट से ख़रीदूँगा। फैक्ट्री आउटलेट में नया वर्जन तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वर्जन्स जो हैं, जो कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिए होंगे या रिटर्न में आए होगा, राइट, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टोर, फैक्ट्री आउटलेट स्टोर्स में। और ये फैक्ट्री आउटलेट स्टोर्स ये बहुत सारे लोकेशंस पे हो जाता है, ऑनलाइन सर्च करोगे, ठीक है। यस, सिर्फ वो वाले नहीं बेचते, मतलब और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर किसी दूसरी स्टोर से दूसरे स्टोर में शिफ्ट हुआ तो ज़्यादा हो गया तो यहाँ बेच रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, है ना। कन्वेंशनल सुपर अभी बताया मैंने, कन्वेंशनल सुपरमार्केट जो हैं बेसिकली एक टाइप का फूड बेस्ड स्टोर है, फूड बेस्ड सुपरमार्केट है, जैसे डेली ग्रोसरी सामान आप खरीदते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर है। हेलो, यस, ब्रांड फैक्ट्री। हाँ 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 हाँ। नहीं, फैक्ट्री में नहीं मिलता है ये, फैक्ट्री इज अनदर थिंग, ये फैक्ट्री आउटलेट है। यस, तो वो फैक्ट्री आउटलेट है। हाँ, कम रेट में मिलता है, मेन स्टोर से काफ़ी सस्ते में मिलेगा आपको, राइट, यस। हाँ मिलती है, लिमिटेड होती है लेकिन, यस आदित्य। अमेजोन का आउटलेट होता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं, वो वहाँ पे कुछ भी सेल नहीं करते ना, ऑफलाइन कुछ सेल करते हैं? नहीं, बट ये सेल, जितने भी ये स्टोर स्ट्रैटेजी की बात हो रही है तो स्टोर तो है ही नहीं अमेजोन के पास, वो तो वेयर हाउस है। वेयर हाउस थोड़ी होते हैं, वेयर हाउस से हम कुछ भी सेल नहीं करते हैं आदित्य, वो आएगा ही नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ें गाइज, यस, थोड़ा सा समय कम लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टोर स्ट्रैटेजी मिक्स जो स्टोर हैं, इनके पास कोई भी दुकान नहीं होती। जैसे जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वेस्टीज वाले आते हैं, अपना वो जो ब्रोशर है वो दिखाएंगे कि ये देखिए फलाना ढमकाना साबुन, ठीक है, ये इतने रुपए का है, ऐसे खरीदेंगे, तो वो आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग कर देते हैं, मतलब कुछ स्टेशनरीज के थ्रू आप लोगों को सेल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंक्लूड बोथ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर इन देयर होम एंड सम फ़ोन सॉलिसिटेशंस, कि सर आपको क्रेडिट कार्ड खरीदना है, कॉल आता है ऐसा, आता है आप लोगों के पास कॉल कभी, किसी भी कंपनी का कुछ सामान खरीदने के लिए, है ना, तो वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आपको। ये समीर, हाँ क्या पूछ रहे थे आप समीर? हाँ, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग का एग्जांपल है। आगे बात करते हैं वेंडिंग मशीन। गाइस, दिल्ली में मेट्रो में टिकट आपको ख़रीदनी है और आपको लाइन में नहीं लगना, तो टिकट वेंडिंग मशीन भी क्या है, एक वेंडिंग मशीन है जिसको किसी दुकान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टोकन वेंडिंग मशीन आप लोगों के लिए, प्रोडक्ट वेंडिंग मशीन आप लोगों को कई जगह क्या होता है, एक मशीन लगी रहती है, उसमें पैसा डालो और वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और आपके पास नीचे वो प्रोडक्ट आ जाता है ना, वेंडिंग मशीन लगी रहती है, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डब्ल्यू रिटेलिंग या फिर इंटरनेट रिटेलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब रिटेलिंग या फिर इंटरनेट रिटेलिंग। ई टेलिंग इसे ज़्यादा बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, आज का नया टर्म ई टेलिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज़ अ सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट का यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, इंटरनेट रिटेलिंग कहते हैं, राइट, यस। कार्टून्स में भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जापान में तो कार भी बिकती है, किससे, वेंडिंग मशीन से। हाँ, आगे, नाउ, यस, खैर, अजीब लग रहा है ना,
असली कार निकलती है उस वेंडिंग मशीन से। अरे पूरे स्टोर को उन्होंने वेंडिंग मशीन बना रखा होता है, सो ऐसा समझ लो आप, राइट। हाँ, पहले सारी बात हो जाती है वो फील लेने के लिए कि मैंने वेंडिंग मशीन से ख़रीदा है, इसका फील लेने के लिए वो उस जगह जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जाके सिर्फ वही सिलेक्ट कर रहे हैं और तुरंत ले रहे हैं, नहीं, पहले सब कुछ देखने के बाद वो बस फील लेने के लिए कि देखो मैंने भी ख़रीदा वेंडिंग मशीन से, राइट। इट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, मैंने आपसे बोला तो अर्चित, कहाँ है आपका ध्यान? तुम्हारा ध्यान किधर है? एक्सप्लेनेशन इधर है, बता रहा हूँ ना मैं कि वो पहले पूछ कर पता करके उसके बाद ही खरीदेंगे, वो जस्ट एक मार्केटिंग टूल है। यस। हाँ, आगे बात करते हैं। नाउ डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट टेकन अकाउंट वाइल फाइनलाइजिंग द रिटेल लोकेशन। और हमें स्टोर स्पेस मैनेजमेंट के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना है, राइट। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जब हम रिटेल स्टोर लोकेशन को चूज़ करते हैं? बेसिकली हमसे पूछा गया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टोर लोकेशन डिसीजंस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टोर की लोकेशन को जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें अफेक्ट करेंगे? तो पहला है कि भैया किस टाइप का स्टोर हम ओपन करना चाह रहे हैं, राइट। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सारे टाइप के स्टोर सभी लोकेशंस पर अवेलेबल नहीं रहते। ये भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो रिटेल स्टोर ओनर हैं वो ये चाह कर सेट करते हैं कि मुझे अपना स्टोर कहाँ पर सेटअप करना है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कंसीडर इन द प्रोसेस टुवर्ड फाइंडिंग योर लोकेशन, कि मुझे कौन सी दुकान खोलनी है, उस दुकान के हिसाब से ही आप अपनी जगह भी ढूंढेंगे। दूसरा है डेमोग्राफिक्स। 6 महीने पहले दुकान ओपन करने से जिस साइट को आपने चूज़ किया होगा उसके अंदर आप चेक करेंगे टारगेट ऑडियंस के एट्रीब्यूट्स की, एवरेज एज कितनी रहती है वहाँ पे, इनकम कितना है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए बेस्ट सूटेबल है, उसके लिए कितने पैसे लोगों के पास होने चाहिए, कौन से इनकम ग्रुप वाले लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, राइट। क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग? सो कौन सा रिटेल स्टोर आपको खोलना है, उसके बाद डेमोग्राफिक्स आप चेक करेंगे, वर्क फोर्स एट्रीब्यूट चेक करेंगे कि कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करें। किसी फैक्ट्री के आसपास खोला है क्या आप लोगों ने, किसी रेस्टोरेंट के पास, किसी दूसरे ट्रैवल एजेंसी के पास, तो कहाँ पर आप लोगों का जो है टारगेट ऑडियंस कौन सा है और वर्कफोर्स एट्रीब्यूट किस तरीके के हैं, राइट। एंड आर द काइंड ऑफ एम्प्लॉय यू आर लुकिंग फॉर लिविंग इन एरिया, कि अगर आपको उसी लोकेशन के आसपास से ही वर्कर्स आपके मिल जाएं तो आपको थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे वर्कर्स को, ठीक है, पैसा बचेगा। और बाकी अगर डेमोग्राफिक सब कुछ सूटेबल रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन वही हो जाएगी। दूसरा, विल इट बी ईजी फॉर देम टू ट्रेवल योर स्टोर, क्या आप उनको आपके पास आने में आसानी होगी? क्या आपके पास आर देयर इनफ ईटरीज एंड हॉस्पिटल्स अराउंड सो एज टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर योर एम्प्लॉयज़? आप ये भी देखते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सब कुछ सहूलियत में है? अगर हाँ तो भैया बेस्ट लोकेशन होती है वो आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, बिजनेसेस एंड कंपटीशन इन द प्रॉक्सिमिटी। इट इज़ अ स्मार्ट मूव टू प्लेस योर स्टोर एट अ पॉइंट जहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो आपको सराउंड करते हों, बहुत सारे बिजनेसेस आपके पास हों, तो जिससे आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैफिक मतलब कस्टमर ट्रैफिक ऑलरेडी होना चाहिए। अगर आप किसी मार्केट प्लेस में शॉप ओपन करते हैं या अलोन आइसोलेटेड स्टोर ओपन करेंगे तो डिफरेंस तो दिखेगा ही। आइसोलेटेड स्टोर आपने खोला होगा तो आपको कस्टमर को ड्रॉ करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। लेकिन अगर किसी मार्केट के अंदर आपका एक शॉप होगा तो वहाँ पर कुछ ऑडियंस तो आपकी ऑटोमेटेड ही आ जाएगी उस मार्केट के इन्फ्लुएंस की वजह से, राइट। फिर आपको ये देखना है कि आपके स्टोर का फुटफॉल कितना हो सकता है, एसेसिबिलिटी कितनी है, मतलब लोग आपके पास आ पा रहे हैं क्या, ठीक। क्लियर? यस। अगर लोगों को ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगेगा, पार्किंग अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, दूसरे कुछ इश्यूज़ रहेंगे तो वो आपके स्टोर में नहीं आ पाएंगे, मतलब आने के लिए थोड़ा कतराएंगे। इसके बाद है कि आप जहाँ पे स्टोर ले रहे हो उसका किराया कितना है, ज़मीन कितने रुपए में मिल रही है, या फिर जो बाकी रिटेल डेवलपमेंट कॉस्ट हैं वो कितनी लगेगी आपकी, कुल मिला के स्टोर सेटअप कॉस्टिंग वगैरह। इसके बाद दूसरे फैक्टर्स, जब आप डिसाइड करोगे अपनी लोकेशन की, यहाँ पे कोई पार्किंग स्पेस अवेलेबल है ना, क्या सप्लायर्स को यहाँ पर सामान डिलीवरी करने में आसानी रहेगी, क्या आपके पास एनफ एक्सटीरियर लाइटिंग रहेगी
कि आप शाम को अपने शॉपर्स को अट्रैक्ट कर सको, उस एरिया में क्राइम रेट कितना है, ठीक है, आर देयर एनी फ्यूचर प्लान मेड फॉर दिस एरिया जो दैट माइट अल्टर ट्रैफिक टू योर रिटेल स्टोर लोकेशन। आपकी दुकान के सामने कहीं बहुत बड़ा मेट्रो पिलर आ गया तो अब वो बहुत सारी चीज़ें आप डिस्प्ले नहीं कर पाओगे और कस्टमर को दूर से दिखेगा नहीं, ढक जाएगा ना स्टोर। तो ऐसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए। सर कैसे पता लगेगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको बता देता है जब आप उनसे जानकारी लेते हैं तो, ठीक है। यस, नाउ सो आर यू गाइज गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ स्टोर स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस एंड इन्वेंट्री, दे आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी रिटेल फर्म। तो अगर आपने आपके स्टोर के अंदर स्पेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया, मतलब बेस्ट तरीके से एलोकेट कर लिया प्रोडक्ट को स्टोर के अंदर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और बहुत प्रॉफिटेबल भी रहेगा कि आप कस्टमर्स को कैटर कर पाओ, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पैसा सिर्फ स्पेस के लिए ही दिया है, तो आपको बेस्ट स्पेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, राइट। क्लियर कि आपके पास डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, स्टोर स्पेस एंड कस्टमर स्पेस, ये जो हैं यहाँ आपको कोई भी इश्यूज ना हो, बिकॉज दे आर द मेजर चैलेंजेस फॉर द ओनर ऑफ द स्टोर, राइट। की ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे रिटेल स्पेस मैनेजमेंट के? टू ऑब्टेन अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हाई ROI की बात करेंगे, अच्छा ROI आपको मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े आपके रिटेल स्टोर की, विच रिक्वायर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस फॉर मर्चेंडाइज डिस्प्ले। आपको कस्टमर की मूवमेंट का भी पता होना चाहिए, ट्रैफिक जो स्टोर ट्रैफिक है आप उसको भी मैनेज कर पाओ, और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप स्टोर स्पेस मैनेज करोगे। और हाँ, इसके अंदर आप हेल्प ले सकते हो स्टोर लेआउट की, टू इंश्योर कंपैटिबल एग्जिस्टिंग एंड रेशनल इंटरफेस बिटवीन द कस्टमर, मर्चेंडाइज एंड द सेल्स पर्सन। आपको एक बढ़िया स्पेस प्लान चाहिए होगा जिससे आप ये इंश्योर कर पाओ कि क्या कस्टमर, सामान और सेल्स पर्सन के बीच में एक बढ़िया जो है स्पेस कॉम्बिनेशन बन रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट देखने में मज़ा आ रहा है, सेल्स पर्सन को डेमोस्ट्रेट करने में समझा पा रहा है वो, राइट। और स्टोर के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी कॉस्टली जगह है जहाँ पे ऐसा सारा का सारा एक्टिविटीज़ हो रहा है। दो तरीके की लोकेशन होती है, जहाँ पे मर्चेंडाइज कर सकते हो या फिर जहाँ पे मर्चेंडाइज कर नहीं कर सकते। सो मर्चेंडाइजेबल स्पेस, नॉन मर्चेंडाइजेबल स्पेस, तो ऐसा होता है, राइट, जहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कर ही नहीं पाओगे कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। कुछ दूसरे डिसीजंस हैं जैसे लोकेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। आपके स्टोर के अंदर जो दूसरे बाकी डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी सेटिंग किस तरह से है, क्योंकि उनकी एक पैटर्न सेटिंग भी इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे स्टोर को। दूसरा है अरेंजमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट विद इन द शॉप फ्लोर। एक शॉप फ्लोर के अंदर जो अरेंजमेंट है डिपार्टमेंट के साथ वो कैसी है। सिलेक्शन ऑफ लेआउट, कि आप कस्टमर बिहेवियर को माइंड में रखते हुए जो आपका स्टोर लेआउट है वो डिज़ाइन करेंगे, उसको जल्दी रहती है क्या, ज़्यादा देर रोकेंगे क्या, ठीक है, क्लियर, इस तरह का। तो एक प्लान ट्रैफिक फ्लो भी कस्टमर का आपको करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप बढ़िया स्टोर स्पेस मैनेज कर पाओगे। सो गाइज, दैट इज़ फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4, that the factors that are affecting your site location and the key objectives of store space management, and we'll continue the class from the question number 5. Okay, clear? चलिए, सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी यहाँ रुक कर पूछ सकते हैं।